हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश कोचिंग क्लासेस पे। यहाँ पे आप लोगों को मिलती है क्लास 9 10 की हर लेक्चर और हर वीडियो साइंस, इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड। तो हम लोग जानते हैं कि क्लास 9 का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का हमारे मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चल रहा है। इसका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग वहां नहीं गए तो पहले जाइए, उसको देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारा आदत है कि 2 मिनट पहले हम लोग रिकैप करते हैं, तो 2 मिनट हम लोग पिछला भी देख लेते हैं कि जो उसको नहीं देखा होगा उसको भी यहाँ से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग के चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, जो कक्षा 10 का पहले अध्याय है केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम लोग देखे थे परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन बच्चों बहुत ही जरूरी होता है, और परिवर्तन लगातार हो रहा होता है। कहीं समय का परिवर्तन हो रहा होता है, कहीं मौसम का, कहीं नदी का, और कहीं लगातार बहुत सारा परिवर्तन हो रहा होता है। तो उसमें हम लोग देखे थे मंद और त्रिव्य परिवर्तन। त्रिव्य परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसको पूरा होने में कम समय लगता है। मंद परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसको पूरा होने में ज्यादा समय लगता है। प्राकृतिक परिवर्तन जो प्रकृति द्वारा हो रहा है। कृत्रिम परिवर्तन जो मानव द्वारा हो रहा है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन जिसमें किसी नए वस्तु का निर्माण हो जा रहा है। रासायनिक अभिक्रिया क्या था? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते, वही रासायनिक अभिक्रिया था। रासायनिक समीकरण क्या था? रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र व संकेत के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण था। उसके बाद हम लोग देखे थे रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे किया जाता है। तो वहां पर ताप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, गैस का निष्कासन होगा, और अवस्था में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है। तो बच्चों हम लोग इतना पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, जो कि लगभग 16 या 17 मिनट का है। आप लोग जल्दी से जाइए, उस 16 से या 17 मिनट में उसको एकदम बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, और आपको नोट भी प्रोवाइड किया गया है। और आज हम लोग को पढ़ना है जो उसके लिए बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते, और हम लोग चलते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण का क्या लाभ है, और रासायनिक समीकरण का क्या कमी है, या फिर क्या उससे हानि हो सकता है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है, और संतुलित किया क्यों जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रासायनिक समीकरण का लाभ क्या है। देखो जैसे कि लिख दिए हम रासायनिक समीकरण, ठीक है, ये एक रासायनिक समीकरण है। अब इसका लाभ क्या है? सबसे पहले तो तुमको अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तुमको अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व के रूप में है और कौन सा यौगिक के रूप में है, ये भी पता चल जाएगा। फिर तुमको पता चल जाएगा कौन परमाणु के रूप में लिखा हुआ है और कौन अणु के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तुमको उसका सूत्र और संकेत भी पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद भी ये भी पता चल जाता है कि ये अविनाशिता के नियम का पुष्टि करता है। यानी यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन था, इसको खत्म नहीं कर दिया गया। जितना जो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर था, वही कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ गया। इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। अविनाशिता का नियम क्या कहता है कि किसी भी चीज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि आत्मा अजर और अमर है, केवल शरीर बदलती है, उसी तरीके से द्रव्यमान को भी न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न कर दिया जा सकता है। उसको खाली एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। देखो, तो ये अविनाशिता के नियम का पुष्टि कर रहा है कि कार्बन इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी है और इधर भी है, दोनों बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बहुत सारा चीज जानकारी इसमें से मिल गया। अब देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, खाली कि आप लोग समझें और आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें। तो देखिए क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण से अभिकारक व उत्पाद ज्ञात होता है। अभिकारक उत्पाद क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो उस वीडियो में मैं बताया हूँ। तो देखिए सबसे पहले कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है, ये भी हम लोग को किसी रासायनिक समीकरण से ज्ञात हो गया। दूसरा क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थ का पता चलता है, फिर ज्ञात होता है। तो कौन भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में और उसके बाद क्या बना, ये भी हम लोग को किससे पता चल गया? रासायनिक समीकरण से पता चल गया। तीसरा बात क्या कर रहा है, तत्व यौगिक का पता चलता है। हाँ देखिए बिल्कुल, ये दोनों तत्व है और यौगिक है, इसके बारे में भी पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण से अविनाशिता के नियम का भी पुष्टि होता है, जो अभी बता ही दिए कि इसके अविनाशिता के नियम का पुष्टि हो गया। परमाणु भार भी ज्ञात होता है, परमाणु भार भी हम लोग को ज्ञात होता है। ठीक है, किससे? रासायनिक समीकरण से। आप लोग कमेंट करके बताइए कि परमाणु भार कहते किसको हैं, और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार में कुछ अंतर है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। क्योंकि भार और द्रव्यमान में अंतर एक अच्छा 9, 8, 6, 7 की चीजें हैं, ये आप लोग बताइए। उसके बाद देखो रासायनिक समीकरण का कमी क्या क्या है कि उसका जो भौतिक अवस्था है वो हम लोग को पता नहीं चलता। जैसे भौतिक अवस्था कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में है। एक क्या है, ठोस है, दूसरा क्या है, द्रव है, और फिर गैस है। ठीक है, तो उस पदार्थ का हम लोग को भौतिक अवस्था नहीं पता चलता कि कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा, इसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन ठोस, द्रव है और गैस है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि उसका कमी हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है,
उसके बाद गति व समय का नहीं पता चलता, ये अभिक्रिया कितना तेज हुई या फिर कितने समय में हुई इसका कोई भी हम लोग को ज्ञात नहीं होता है कि ये कितना समय में हुआ या फिर कितना तेज हुआ। और क्या नहीं पता चलता है, इसमें से कितना उष्मा निकला या फिर इसमें कितना उष्मा यूज हुआ, उष्मा में जो भी परिवर्तन हो रहा है, क्या कितना हीट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है या फिर कितना हीट ये लूज किया, ये कुछ हम लोग को पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण। प्रकृति, उसका नेचर नहीं पता चलता है कि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है या दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकती है, ये हम लोग को नहीं पता चलता है उसकी प्रकृति। उसका सांद्रता भी हम लोग को नहीं पता चलता है कि वह जो रासायनिक समीकरण है वो कितना सांद्रित है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े, रासायनिक समीकरण का लाभ और कमी। ठीक है, क्या क्या है रासायनिक समीकरण में, अभिकारक और उत्पाद का पता चल जाता है, क्या भाग लिया है क्या बना है उसका पता चल जाता है, कौन सा तत्व है कौन सा यौगिक है उसका पता चल जाता है, अविनाशिता के नियम का पुष्टि होता है और परमाणु भार भी हम लोग को पता चल जाता है। हानि क्या है, भौतिक अवस्था नहीं पता चलता, गति और समय नहीं पता चलता, उष्मा परिवर्तन नहीं पता चलता, सांद्रता नहीं पता चलता और प्रकृति नहीं पता चलता। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हम लोग लिख चुके हैं क्या, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्या, वाई, किसी भी चीज का हम लोग को पता होना चाहिए, वाई, क्या पता होना चाहिए, वाई। तुम वहां जा रहे हो क्यों जा रहे हो, तुम वहां से नहीं जा रहे हो क्यों नहीं जा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो क्यों खा रहे हो, यानी सब चीज का हम लोग को वाई पता होना चाहिए। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना तो बहुत जगह आप लोग को बताया जाता है, लेकिन कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है कि रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण इसलिए संतुलित किया जाता है कि कक्षा 9 में पाठ नंबर 2 में आप लोग पढ़े होंगे। पाठ नंबर 2 क्या था, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि नियम 2 प्रकार का होता है, कि स्थिर अनुपात का नियम और एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कन्वर्ट टू वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम, यानी द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका नाश किया जा सकता है। अर्थात द्रव्य को खाली एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे ऊर्जा वाला नियम था उसी तरीके से रूपांतरित कर देगा। तो ये क्या लिखा है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या लिखा है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका नाश किया जा सकता है, न ही उसका नाश किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी जो रासायनिक समीकरण में भाग ले रहा है उसको अभिकारक के नाम से जानते हैं। वो अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ, जिसको हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं, का संख्या, यानी क्या संख्या या फिर द्रव्यमान समान होना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका नाश किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक को अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद का संख्या या फिर द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो कैसे, देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। क्या भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद का संख्या समान है, समान है तो संतुलित है और समान नहीं है तो संतुलित नहीं है। क्या कर रहे हो, अरे नहीं गलत कर दिए, देखो बेटा यही पकड़ लिए, अब मराओगे। अब देखो ये क्या है, इधर कार्बन है, हाँ कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, लेकिन इसका संख्यावार तो देखिए भैया, इधर एक गो है, इधर एक गो है, इधर 2 गो है और इधर एक गो है, यानी संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नियम क्या बोल रहा है कि हम लोग का अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान होना चाहिए, यानी RHS बराबर LHS होना चाहिए, यानी दाहिना हाथ हम लोग के बाएं हाथ के बराबर होना चाहिए, दाहिना हाथ बाएं हाथ के बराबर होना चाहिए। अरे भैया जब मम्मी बोली कि 8 किलो गेहूं पिसवा ले आओ, जब मम्मी क्या बोली कि 8 किलो गेहूं पिसवा लाओ और मम्मी को तुम ले आके दोगे 7 किलो गेहूं, तो मम्मी तो वहीं केहुनिया देगी ना, क्या करेगी, वहीं केहुनियाने लगेगी। क्यों केहुनियाने लगेगी, अरे भैया तुम 8 किलो गेहूं लेके गए पिसवाने और 7 किलो आटा लेके आ गए, ये तो बेवकूफी है ना, ये कब बराबर होगा। यानी इस समय भी हम लोग का जो समीकरण है या फिर जो मम्मी का आटा है वो संतुलित नहीं है, यानी ये दोनों जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक हम लोगों का आटा ही संतुलित हो पाएगा और न ही समीकरण संतुलित हो पाएगा। तो दोनों बराबर होना चाहिए। जब 8 किलो तुम पिसवाने ले गए तो 8 किलो ही आटा भी आना चाहिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो है, लेकिन इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो अब उसको 2 करना पड़ेगा, 2 कैसे करना पड़ेगा, तो उसको संतुलित करना पड़ेगा। अब संतुलित कैसे होगा, यही हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखो तुम एक डब्बा बना लो, क्या बना लो, डब्बा। अब देखो इसमें 3 ठो खाना खींच लो, एक में लिख लो तत्व का नाम, क्या लिख लोगे, तत्व का नाम।
एक में लिख लो अभिकारक का नाम, क्या लिख लोगे? अभिकारक का नाम। एक में लिख लो उत्पाद का नाम, क्या लिख लोगे? उत्पाद का नाम। गुरुजी एकदम आ गया आपकी। ये देखिए कार्बन है तत्व में और ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोई भी तत्व नहीं दिख रहा है। अभिकारक क्या होता है? जो तीर के निशान के दाहिने तरफ होता है। उत्पाद क्या होता है? जो तीर के निशान के बाएं तरफ होता है। तो अभिकारक में ऑक्सीजन कार्बन का संख्या एगो गुरुजी, उत्पाद में एगो, यानी ये दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या 2 गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या 1 गो है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? जो ज्यादा है उसको कम कर दोगे कि जो कम है उसको ज्यादा कर दोगे? तो हम लोग हमेशा जो कम है उसको ज्यादा कर दिया जाएगा, क्योंकि अमीर को गरीब बना दोगे तब अच्छा है, कि जब गरीब है उसको अमीर बना दोगे तब अच्छा है। तेज लड़का को गधा बना देंगे हम तब सही है, कि गधा लड़का को तेज बना देंगे तब सही है? गधा लड़का को तेज बना दो भैया, तो गधा लड़का को तेज कैसे बनाओगे? सबसे पहले कोई कोष्टक का नाम सुने होगे, कोष्टक लगा दोगे। अब ऊपर नीचे अंदर पीछे, ऊपर नीचे अंदर पीछे, कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है, जो भी करना है आगे करना है। कोई बोल रहा है कि तुम्हारे पास भैया 1 गो टॉफी है, इसको 4 गो टॉफी करोगे तो कैसे हो गया? 1 गो टॉफी में अगर 4 गो का गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास 4 गो टॉफी आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको संतुलित कर सकते हैं। तो अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या नहीं है, क्या कम है? तो ऑक्सीजन कम है। क्या कम है? ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन बढ़ा दो। ऑक्सीजन का न ऊपर बढ़ा सकते हैं, न नीचे, न अंदर, न पीछे। तो बढ़ाएं कहाँ गुरुजी? अरे एगो जगह बचा है ना, तो बढ़ा दो। कितना? 1 गो ऑक्सीजन है, यानी 1 गो टॉफी है, इसको क्या गो टॉफी करना है? 2 गो करना है। तो 1 का गुणा 2 से कर दो, 2 1 कम 2। तो चलो कर देते हैं गुरुजी, तो 2 का गुणा कर दिए। अब देखिए, अब 2 का गुणा इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया कि नहीं हो गया? 2 का गुणा इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया। मान लो 2 + 1 गुणे 2, तो अब इसका गुणा इसके साथ भी हो गया। तो अब जब इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ हो गया, तो कार्बन भी कितना हो गया? 2 हो गया। और इधर ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2, यानी ऑक्सीजन का संख्या तो बराबर हो गया, लेकिन कार्बन का संख्या फिर बराबर नहीं हुआ। तो इधर भी 1 को टॉफी है, इसको 2 ठो कर दो, तो 2 1 कम 2, यानी अब देखो 2 को कार्बन, 2 को कार्बन, 2 ठो ऑक्सीजन, 2 ठो ऑक्सीजन, यानी अब जाके हम लोग का रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। और हमको नहीं लगता है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में आपको कोई दिक्कत होगा। चलिए एक बार हम लोग इसको इरेज करते हैं और 2-4 ठो और रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है उसको फटाफट से देख लेते हैं। चलिए, तो अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछिएगा या फिर कमेंट करके फटाफट बताइएगा, तो हम इसका कुछ न कुछ जुगाड़ खोजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, देख लेते हैं कि क्या संतुलित करना है 2-4 ठो अभिक्रिया। जैसे कि ये देखिए आप लोगों का बुक है, तो इसमें से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पहला क्वेश्चन हो गया HNO3 + CaOH का होल स्क्वायर, मतलब होल ट्वाइस, और CaNO3 फिर 2, फिर H2O। अरे बब्बा, रे बब्बा, इतना भयंकर सवाल आ गया, इसको कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक चीज याद रख लो। क्या याद रख लो? धातु। लेकिन तुम लोग क्या हो? हम तो धातु हैं, लेकिन तुम लोग अधातु हो। कुछ देखोगे अधातु की तरह खाने लगोगे। धातु, अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। हमेशा ऐसे बैलेंस करना। बैलेंस करने का बहुत सारा विधि है, लेकिन बहुत सारा विधि लगाएंगे तो हम लोग खुद अनबैलेंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले बैलेंस करना है, तो हम लोग को तो बैलेंस होना पड़ेगा। धातु, अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब खोदना शुरू करो। एक और ट्रिक जान लो, जिसके लास्ट में M आएगा वो धातु, जिसके लास्ट में N आएगा वो अधातु। जैसे कार्बन 90% जगह काम करेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ऐसे ही मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, धातु में M आएगा और अधातु में N आएगा। 90% जगह काम करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री अपवाद से भरा हुआ है। जैसे तुम लोग को अपवाद हो, उसी तरीके से केमिस्ट्री अपवाद से भरा हुआ है। अब देखो, सबसे पहले धातु को हम लोग करेंगे। तो धातु इसमें कुछ दिख रहा है? हाँ, धातु दिख गया। अब देखिए धातु क्या है, यानी कैल्शियम। इसका इधर एक संख्या है, इधर भी एगो है, यानी ये दोनों तो बराबर है। अब देखेंगे क्या? अधातु, यानी नाइट्रोजन। ये भी अधातु, ये भी अधातु, इसका भी संख्या बराबर है। अब क्या देखेंगे? ऑक्सीजन। इधर 3 गो ऑक्सीजन, इधर 3 दूनी के 6 गो ऑक्सीजन। ना 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 ना, एक गड़बड़ी हो गया। देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है बराबर नहीं है, क्योंकि 2 का गुणा हुआ है। इधर 2 गो नाइट्रोजन है, इधर 1 गो नाइट्रोजन है, तो अब 2 का गुणा कर दें। अब देखो, अब नाइट्रोजन बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको रोकेंगे फिर वहीं से शुरू कर देंगे, फिर मिलाओ। अब देखो, फिर धातु, ये Ca बराबर है। ठीक है, उसके बाद N 2 ठो इधर भी और इधर N
दो ठो इधर भी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखना है, ऑक्सीजन देखना है। ऑक्सीजन किधर है, इधर 3 ठो इधर है और 3 दूनी के 6 गो इधर है, यानी 6 गो इधर है, ठीक है। और इधर कितना है, 3 दूनी के 6 गो इधर भी है, यानी ये बराबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संख्या कितना है, इधर 2 ठो, ठीक है। और इधर कितना है, 2 ठो, यानी 4 ठो। और इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 ही ठो हाइड्रोजन है। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 ही ठो हाइड्रोजन है। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 ही ठो हाइड्रोजन है। तो उसको बढ़ा दोगे, कैसे बढ़ा दोगे, कैसे बढ़ा दोगे, इधर 4 ठो है, 2 और 2 4। अब इधर कितना है, 2 ही ठो है, तो इधर बढ़ा दो, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन। अब समझ में आया। अब देखो एक बार फिर से मिलाओ, Ca एगो, Ca एगो, फिर अधातु नाइट्रोजन एगो, इधर भी नाइट्रोजन एगो, फिर ऑक्सीजन 3 दूनी के 6 और 2 8, फिर 3 दूनी के 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन इधर, 8 ऑक्सीजन इधर। अब हाइड्रोजन लास्ट वाला क्या है, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर और 2 दूनी के 4 इधर। यानी अब समझ में आ गया कि ये दोनों बराबर हो गया है, यानी ये भी फटाफट से सॉल्व हो गया है। अब देखो नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बॉक्स बना लो भैया, बहुत सारा विधि है। अब बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लोगे तो अब देखो एक में लिख दो तत्व का नाम, एक में लिख दो अभिकारक का नाम, ठीक है, एक में लिख दो उत्पाद का नाम, ठीक है। अब देखो भैया तत्व क्या क्या दिया है, तत्व दिया है तुम्हारा Ca, उसके बाद N, उसके बाद O, उसके बाद H, इसके बाद कोई तत्व दिया है CaNOH, उसके बाद कोई भी हमको तत्व नहीं दिख रहा है। Ca का संख्या इधर कितना है, एगो है, उधर कितना है, एगो है। N का संख्या इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 2। ऑक्सीजन का संख्या इधर देखो 3 दूनी के 6 और 2 8, 3 दूनी के 6 और 2 8, यानी 8 और 8। उसके बाद हाइड्रोजन का संख्या देखो 2 और 2 4 और 2 दूनी के 4, 4 और 4। अब बताइए भैया 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 8 8 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, यानी इससे बेहतरीन आपको समझ में आने वाला नहीं, इससे बेहतरीन समझ में आने वाला नहीं है। अब एक बार इतना कॉन्फिडेंस में हम लोग पढ़ तो लिए, आंसर मिला लें क्या सही है कि नहीं। तो देखिए आंसर क्या दिया है, H2NO3, H2NO3, फिर CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, फिर CaNO3, फिर 2, ठीक है, फिर H2H2O, ठीक है, वेरी गुड। यानी आंसर भी एकदम सही आ रहा है, सटीक आ रहा है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया संकलित हो गया है। सर जी एगो बताएंगे, एगो से हमको समझ में नहीं आता है, हम बहुत मंद बुद्धि हैं, हम बहुत मंद बुद्धि हैं। वेरी गुड, एगो तो नहीं बताएंगे। अब दूसरी को देखो, दूसरा भी देख लो भैया, तुम कहोगे एगो से नहीं आया, दूसरा देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भैया कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस कर रहा है किसको, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 बना कर रहा है भैया Na2SO4, Na2SO4। और क्या बना रहा है भैया, और क्या बना रहा है, H2O, H2O। सबसे पहले क्या पकड़ना है, सबसे पहले क्या पकड़ना है, धातु। फिर क्या पकड़ना है, जो तुम लोग हो, क्या हो तुम लोग, अधातु। फिर क्या पकड़ना है, ऑक्सीजन। फिर क्या पकड़ना है, हाइड्रोजन। बैलेंस कर देना है, बैलेंस कर देना है। सबसे पहले पकड़ लो भैया धातु। अरे बाबा रे बाबा, सोडियम धातु है, अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा, यानी सोडियम धातु है। तो सोडियम का संख्या पकड़ लो ना भैया, सोडियम का संख्या पहले पकड़ लो। Na इधर 1 गो है, इधर Na 2 गो है, पहले Na 2 गो कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो अधातु कुछ दिख रहा है, अरे राम रे राम सल्फर, अरे राम रे राम सल्फर। सल्फर का संख्या कितना है भैया, 1 गो, इधर कितना है, 1 गो। हाँ चलो, धातु अधातु बताइए। उसके बाद ऑक्सीजन देख लो, 2 गो, 2 गो और 4 गो, 4 2 6 गो, 4 गो और 1 गो, यानी ऑक्सीजन का संख्या इधर बढ़ा दो, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन नहीं, फिर से शुरू हो जाओ, जब बढ़ाए फिर से शुरू हो जाओ। Na 2 गो है, Na फिर 2 गो है। फिर उसके बाद देखिए अधातु यानी सल्फर 1 गो, सल्फर 1 गो। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 4 और 2 6। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संख्या इधर कितना है, 2 और 2 4, इधर कितना है, 2 दूनी के 4। अरे बाहर है गुरुजी, बाहर है गुरुजी, बाहर है, दिमाग में घुस गया। अब अभियों नहीं आया तो सबसे पहले बॉक्स बना लो, बॉक्स बना के चेक करो, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। एक तरफ लिख लो तत्व का नाम, एक तरफ लिख लो अभिकारक का नाम, एक तरफ लिख लो उत्पाद का नाम। हाय 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 हाय,
अब देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है गुरुजी, सल्फर दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं। सर जी सोडियम अभिकारक क्या होता है जो दाहिने तरफ, उत्पाद क्या होता है जो बाएं तरफ, अभिकारक। सर जी ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलती होता रहता है। अब देखिए सोडियम का संख्या कितना है भैया, सोडियम का संख्या इधर 2 गो है, इधर कितना है, इधर भी 2 गो है। सल्फर का संख्या कितना है भैया, 1 गो है, इधर कितना है, 1 गो है। ऑक्सीजन का संख्या भैया 2 और 4, 4 2 6 होता है 6। इधर कितना संख्या, 4 और 4 इधर 2 से गुणा हो गया, यानी 6 को इधर भी। हम लोग को समझ में आना पड़ेगा 4 और 2 कितना होता है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि 4 में जब 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 6। जब तक हम लोग को जोड़ नहीं आएगा तब तक ये नहीं आएगा, तो 4 2 6 इधर भी हो गया। हाइड्रोजन का संख्या में मिला लीजिए ना गुरु जी, तो देखिए 2 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, यानी 2 और 2 कितना होता है बच्चों, तो 2 और 2 होता है 4। अब इधर देखिए कितना है, और 2 का गुणा जब 2 से होता है तो आ जाता है 4, यानी 2 दूनी के 4। इधर भी हाइड्रोजन का संख्या 4 और इधर भी हाइड्रोजन का 4, और मिलकर मचा दिया क्या, बवाल। 2 2 1 1 6 6 4 4। अब कोई भी बोल सकता है क्या कि ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस है, कोई भी बोल सकता है भैया, इतना भी कॉन्फिडेंट मत रहो। एक बार चेक कर लो, क्या दिया है 2NaOH, 2NaOH, फिर क्या दिया है CaOH2, नहीं नहीं ये तो दूसरा मिला है, 2NaOH ठीक है, फिर H2SO4 ठीक है, फिर Na2SO4, Na2SO4 वेरी गुड, फिर क्या है 2H2O वेरी गुड। यानी अब हम लोगों को पूरा तरीके से कॉन्फिडेंस आ गया होगा। सर जी क्यों नहीं समझ में आया, अरे बप्पा क्या समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एगो और समझा दे रहे हैं, एगो और समझा दे रहे हैं भैया, घबराओ मत। लेकिन ये ट्रिक थोड़ा सा लंबा तो आप लोगों को लगेगा, परेशान तो करेगा, लेकिन फिर जीवन में परेशान नहीं हो सकते हो। अब देखिए क्या बोल रहा है, NaCl, NaCl खाते हो कि नहीं बताओ खाली कमेंट में, खाते हो कि नहीं। फिर AgNO3, AgNO3, फिर उसके बाद देखो क्या दिया है AgCl, AgCl, फिर उसके बाद क्या दिया है NaNO3, यही दिया है ना, NaCl, AgNO3, NaCl, AgNO3, AgCl और NaNO3 वेरी गुड। अब बोलेगा संतुलित कर दो भैया, बोल क्या रहा है, संतुलित कर दो। अब सबसे पहले हम लोगों का ट्रिक पता ही है, क्या ट्रिक है, धातु, फिर क्या ट्रिक है, अधातु, फिर क्या ट्रिक है, ऑक्सीजन, फिर क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक पकड़ लो, और ये ट्रिक पर अगर आपको बैलेंस नहीं हुआ तो आप बहुत, जब तुरंत अनबैलेंस हो गए तो कहां से बैलेंस कर पाओगे। धातु का है भैया, सोडियम दिख रहा है, वेरी गुड, ये दिख रहा है, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखो सोडियम का संख्या Na, इधर भी Na यानी ये संतुलित है। उसके बाद Ag संतुलित है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन संतुलित है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन, अरे यार ये तो मूर्ख बना दिया, ये क्या कर दिया, मूर्ख बना दिया, तो पहले ही से संतुलित है, ये तो पहले ही से संतुलित है। अरे तुम लोग कहोगे नहीं सर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे, अरे गधा, अरे गधा, हमको पूरा पता है कि तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, वेरी गुड। तो अभी तुम लोग का भ्रम हटा देते हैं, सोडियम है, और क्या है भैया, Ag है, और क्या है भैया, क्लोरीन है, और क्या है भैया, और क्या है, और क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कहीं नहीं है। Na का संख्या 1, इधर कितना 1, फिर उसके बाद Ag का संख्या 1, इधर कितना 1, क्लोरीन का संख्या 1, इधर कितना 1, और N का संख्या 1 और इधर भी 1, ऑक्सीजन का संख्या 3। अब कौन बोलेगा भैया ये सब बराबर नहीं है, किसके में हिम्मत है कि तू बोल दे ये सब बराबर नहीं है, यानी ये सब बराबर है, ये कोई नहीं बोलेगा कि ये बराबर नहीं है। यानी जिसका LHS बराबर, जिसका RHS बराबर LHS है तो उसको संतुलित करने का देरी है नहीं, उसको संतुलित करने का कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, समय तो बीत रहा है, उसका तो दुखी है, लेकिन जो वीडियो देखेगा उसको मजा आ जाएगा, उसको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इतना भी कॉन्फिडेंस तो नहीं गिरा होगा हम लोग का कि इसको भी मिलाना पड़ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गिरा भी होगा, कोई गलती हो गया हो तो कहाँ करना। अब और आगे देखो, एगो और बचा है क्या, एगो और बचा है क्या, तो इसको भी कर दो। क्या लिखा है, BaCl2, क्या लिखा है, BaCl2, और क्या बोल रहा है, H2SO4, H2SO4, फिर क्या बोल रहा है, BaSO4, फिर क्या बोल रहा है, BaSO4, फिर क्या बोल रहा है, अरे बप्पा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इतना भयंकर चीज लाके दे दिया। अब देखो सबसे पहले हम लोग संतुलित कर लेते हैं बेरिलियम, बेरिलियम, Ba का संख्या कितना है, एगो, वेरी गुड। फिर अधातु Cl का संख्या 2 है, Cl इधर 2 है, तो इसको हम लोग
फिर से 2 लगा देंगे क्योंकि इधर 2 है और इधर AgCl है, तो 2 का गुणा कर देंगे। सर आगे कहीं कर दिए, सर इसमें कहीं नहीं कर दिए। अरे कहा सबसे पहले बोले थे ब्रैकेट लगा देना, ऊपर नीचे अंदर और पीछे कोई भी गुणा नहीं होगा, तो ब्रैकेट लगा दिए ना। सब में ऊपर नीचे अंदर और पीछे कहीं भी गुणा नहीं करना है, ये भूलना मत, ये भूलना मत। तो अब देखो बी एक है, यहाँ एगो है, Cl 2 है, हाँ Cl 2 है। उसके बाद क्या देखना था, सल्फर, सल्फर एगो एगो, वेरी गुड। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या गो है, 4 गो, इधर 4 गो। उसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो और 2 गो। यानी अब रासायनिक समीकरण संतुलित है। सर नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि रासायनिक समीकरण आप संतुलित करवा दिए हैं। तो देखो तत्व, तत्व, अरे तत्व देखने नहीं आ रहा, अभिकारक, अभिकारक। उसके बाद देखो उत्पाद, उसके बाद देखो उत्पाद, अरे बप्पा, अरे बप्पा क्या है, डीए है, और क्या है, और कुछ है, और कुछ है भैया, क्लोरीन है और सल्फर है और ऑक्सीजन है। और कुछ दिख रहा है नहीं। डीए का संख्या एगो, इधर कितना संख्या एगो, क्लोरीन का संख्या 2 गो, उधर कितना 2 गो, सल्फर का संख्या एगो, सल्फर का संख्या एगो, उधर कितना एगो, ऑक्सीजन का संख्या 4 गो, इधर कितना 4 गो। समझ गए। हाइड्रोजन तो नहीं है ना भैया, हाइड्रोजन भी है गुरुजी, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा फ्लो में मत आया करिए, नहीं एक दिन फ्लो हो जाएंगे आप भी। अरे भाई डर गया मैं। हाइड्रोजन का संख्या देखो 2 और इधर कितना 2, यानी 2 2। कौन मूर्ख बोलेगा कि ये दोनों बराबर नहीं है, कौन मूर्ख बोलेगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी वाले क्लिक कर दो, कमेंट कर दो और बता दो कि ये संतुलित है कि नहीं। लास्ट वाले में तो कॉन्फिडेंस हो ही गया होगा यार कि इसको भी मिला लिया जाए। चलो कह रहे हो तो मिला ही लिया जाए। क्या है आंसर, BaCl2, BaCl2। और क्या है H2SO4, H2SO4। और क्या है BaSO4, BaSO4। और क्या है 2HCl2HCl। बस बात बराबर, बात बरोबर। तो हमको नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है तो मचा लीजिए धूम और बवाल, और चैनल पे लगातार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ठोके इसको बना लीजिए आपका बेहद प्यारा बनारस का नंबर 1 चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। आप भी मजा लीजिए और हमको भी लेने दीजिए।